गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सचिन गुप्ता, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर। और जो आज आपके लिए लेके आया हूं ये बहुत ही दमदार करंट अफेयर है। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि पैसा वसूल क्लास, तो ये जो आज की जो क्लास है ना ये पैसा वसूल नहीं होगी, ये दोस्तों पैसे से भी बहुत ज़्यादा वसूल क्लास होगी। क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह करंट अफेयर के नंबर 1 कॉन्सेप्ट है। यानी कि यह वो कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए वह करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे जो कि पेपर में 500% पूछे जाने वाला है। जो करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे यह मास्टर करंट अफेयर क्लास होगी। इसके अंदर मैं आपसे वह करंट अफेयर डिस्कस करूंगा जो कि रिसेंट में बहुत ज़्यादा चर्चा का कारण है। चलो दोस्तों आगे ले चलता हूँ आपको इस लेक्चर में। यहाँ दोस्तों ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है हमारे द्वारा, जिसमें हम सारे टीचर आप देख सकते हैं। आशीष हिस्ट्री जियो पढ़ा रहा है, मैं साइंस एंड इको पढ़ा रहा हूँ, अर्चना मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हैं, प्रेम सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, नुसर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे टीचर आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो चलो आज जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यह है दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। आपने कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी इसके बारे में बहुत सुना होगा और अभी ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा रिसेंट में है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं इन्हें दोस्तों ऑफर किया है इस प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। दूसरा, इसको ट्रायल जो है इसका यानी कि उसको उपयोग करने की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा केरला स्टेट को दे दी गई है। और बहुत अच्छी खबरें यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इस प्लाज्मा थेरेपी से अक्रॉस द ग्लोब देखने के लिए मिल रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी जो है ये हमारे को इम्पॉर्टेंट हो जाती है पढ़नी। और जो प्लाज्मा थेरेपी है ये आपकी साइंस एंड टेक के अंडर में आएगी। तो देखो प्लाज्मा थेरेपी को समझना है तो इससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो वो क्या है, देखो वो ये हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। ये है हमारी आरबीसी। इस आरबीसी के ऊपर होता क्या है कि कोई भी एक एंटीजन जो है ना वह बैठ जाता है, ठीक है, ये रहा। वैसे अगर बात की जाए तो हमारी आरबीसी में एक एंटीजन होता है जिसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नीचे एक होता है एंटीबॉडी। अब देखो होता क्या है कि जब भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो कि आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, जो भी आपका वायरस भी हो सकता है, वह जब आरबीसी के ऊपर आके बैठ जाता है तब हम उसे बोलते हैं दोस्तों एंटीजन। ठीक है, ये हमारा नेचुरल एंटीजन है, ये हमारा फॉरेन पार्टिकल वाला एंटीजन है। अब ये जो एंटीजन होता है यह दोस्तों हार्म करता है इस सेल के लिए। ठीक है, इस सेल को क्या करेगा, हार्म करेगा। अब इस सेल जो है, ये जो एंटीजन है, ये जो फॉरेन पार्टिकल जो आके बैठा है, इसको जो मारने का काम होता है, यह काम होता है दोस्तों हमारी इम्यून सेल्स का। किसका होता है? इम्यून सेल का। अब ये जो इम्यून सेल्स इन द केस ऑफ कोरोना वायरस जो काम कर रही हैं, यह है आपकी बी लिम्फोसाइट। कौन सी हैं? बी लिम्फोसाइट। मैंने आपसे क्या कहा कि आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है और एक एंटीबॉडी पाई जाती है, लेकिन ये तो नेचुरल रूप से पाया जाता है। ठीक है, और किसी में दोस्तों ये जो एंटीजन होता है वह नहीं भी पाया जाता है। ये मैंने आपको सारा बारे में पढ़ाया है। अब होता क्या है कि बाहर से जैसे ही दोस्तों एक फॉरेन पार्टिकल आगे बैठ जाता है, इसे एंटीजन कहते हैं। तो वो करता क्या है कि इस सेल के लिए बुरी तरीके से हार्म करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो एंटीजन जो बाहर से आके बैठा है, ये जो हार्म कर रहा है सेल को, इस सेल को मारने का काम होता है दोस्तों इम्यून सेल्स का। हमारी किन का काम होता है? इम्यून सेल्स का, जो कि दोस्तों पैदा की जाती हैं, जो कि प्रोड्यूस करी जाती हैं प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, मैं आपको ब्लड पढ़ा चुका हूँ पूरा, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा प्लाज्मा क्या होता है। तो वह प्रोड्यूस की जाती है प्लाज्मा के द्वारा। इन इम्यून सेल्स को दोस्तों हम लोग कहते हैं दूसरी भाषा में बी लिम्फोसाइट, यानी कि मेडिकल लैंग्वेज में इम्यून सेल्स को बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं इन्हीं का काम होता है दोस्तों इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देना। इस एंटीजन, ये जो फॉरेन पार्टिकल जो हमारी सेल पे आके बैठ गया, इसे मार देना। अभी करंट सिचुएशन क्या है, अभी समस्या क्यों हो रही है इसको मारने में, वो ये है, पहले जितने वायरस आए थे, जो सारस थे, जो पहले भी जिनका आउटब्रेक हुआ था,
उनका जो बाइंडिंग पावर था ये हमारी आरबीसी के लिए, ये दोस्तों इसके कंपैरिजन में जो कोरोना वायरस है उसके कंपैरिजन में बहुत कम था। कोरोना वायरस का जो वायरस है, जितनी उसकी बाइंडिंग पावर है हमारी आरबीसी को, उसकी दोस्तों 10 गुना ज़्यादा है इस सारस से। इसीलिए सारस के टाइम पे जो हमने मेडिसिन बनाई थी, जो इंजेक्शन बनाए थे, वह दोस्तों बिल्कुल भी इस कोरोना वायरस के काम में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस नया टाइप का जो वायरस है, इसकी जो बाइंडिंग पावर है वह 10 गुना ज़्यादा है सारस के वायरस से। तो इसलिए हमारी सारी जो मेडिसिन हैं वह फेल हो जा रही हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इमीडिएटली एक नई वैक्सीन को डिस्कवर करें जो मजबूत इसकी बाइंडिंग पावर है, उसे दोस्तों एक इम्यून सेल्स को प्रोवाइड करा पाए वह इंजेक्शन, जो इम्यून सेल्स इसको ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो भी हेल्थी पर्सन यानी कि वह पर्सन जिन्होंने कोरोना वायरस को डिफीट कर दिया, यानी कि जिनको किसी टाइम के ऊपर कोरोना वायरस था, उन्होंने उस कोरोना वायरस को डिफीट कर दिया। अब कोरोना वायरस को कैसे डिफीट किया होगा उन्होंने, क्योंकि इनके बॉडी में इम्यून सेल्स अच्छी क्वांटिटी में बनती होंगी, जिन इम्यून सेल्स ने इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दिया होगा। तो ऐसे पर्सन की बॉडी से दोस्तों वह लोग जो कि बूढ़े हैं या जो कि ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, यानी कि जिन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लंग की कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी में उतनी क्वांटिटी में इम्यून सेल्स नहीं बन रही हैं जितनी क्वांटिटी में नीडेड है इस कोरोना वायरस को किल करने में। तो आजकल डॉक्टर क्या जुगाड़ लगा रहे हैं, तो आजकल डॉक्टर ये जुगाड़ लगा रहे हैं, वो पेशेंट जो कि इस कोरोना वायरस से फाइट कर चुके हैं, यानी कि जो ठीक हो चुके हैं, तो ये कॉमन सी बात है कि उनकी बॉडी में इम्यून सेल जो है उनकी संख्या अच्छी है, उनकी बॉडी से दोस्तों प्लाज्मा लिया जा रहा है और इंजेक्ट कर दिया जा रहा है दोस्तों उन पर्सन की बॉडी में जो कि बीमार हैं, जो कि इस कोरोना वायरस से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा करने से होगा क्या कि वह पर्सन जो कि इस वायरस से फाइट नहीं कर पा रहा है, उसकी बॉडी में दोस्तों इम्यून सेल्स आ जाएंगी प्लाज्मा के थ्रू उस पर्सन से, जो कि पर्सन इस कोरोना वायरस नाम की डिजीज से अभी लड़के आया है। क्यों लड़के आया है, कैसे लड़ लिया, क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यून सेल्स अच्छी बन रही थी, इसलिए उसने इस कोरोना वायरस नाम की बीमारी को भगा दिया। लेकिन वह पर्सन जो बड़ा बूढ़ा है, आप जानते हो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जब इंसान बूढ़ा होता है उसकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है यह भी कम हो जाता है, यानी कि जो उसकी बीमारियों की जो उसकी लड़ने की क्षमता होती है वह भी उम्र दर उम्र कम होती रहती है। तो यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी जिसकी बॉडी में इतने इम्यून सेल्स नहीं बन पा रहे हैं, तो उसकी बॉडी में दोस्तों हम लोग प्लान कर रहे हैं कि प्लाज्मा इंजेक्ट कर दिया जाए एक ऐसे आदमी का जो कि दोस्तों बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है कोरोना वायरस से। अब स्वस्थ क्यों हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी ने अच्छी इम्यून सेल्स प्रोड्यूस की होंगी। तो इन इम्यून सेल्स को दोस्तों इंजेक्ट किया जा रहा है ऐसी बॉडी के अंदर जो कि दोस्तों एक ऐसी बॉडी है जो कि आपकी इस वायरस से फाइट नहीं कर पा रही। इससे फायदा क्या होगा कि इस पर्सन के अंदर, उस एबनॉर्मल बॉडी के अंदर जो कि इस कोरोना वायरस से फाइट नहीं कर पा रही है, उसके अंदर दोस्तों प्लाज्मा एंटर होगा, उस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी इम्यून सेल्स होंगी और ये इम्यून सेल्स दोस्तों उसकी बॉडी से जो वायरस है उसे भगा देंगी। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि वह पर्सन जो इतनी सारी इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है वह भी इस वायरस से फाइट कर पाएगा। देखो मैंने आपको सिंपल सी भाषा में क्या कहा, आप यहाँ पर ए आदमी मान लो जिसकी उम्र है 25 साल और बी मान लो जिसकी उम्र है 60 साल। अब जो 25 साल वाला आदमी है ना, इसकी बॉडी में अच्छी खासी इम्यून सेल्स प्रोड्यूस हो रही थी, इसने कोरोना वायरस से विक्ट्री ले ली, ठीक है, यानी कि इसे कोरोना वायरस हुआ, इसकी बॉडी में अच्छी खासी इम्यून सेल्स बन रही थी जिसकी वजह से इसने कोरोना वायरस पे विजय पा ली। लेकिन अब क्या है, 60 साल का आदमी, इसकी बॉडी के अंदर तो उतने इम्यून सेल्स बनेंगे नहीं जितने इसको जरूरत है इस कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। तो हम लोग क्या कोशिश करा रहे हैं कि इसकी बॉडी में जो प्लाज्मा है जिसके अंदर इम्यून सेल्स हैं उन्हें हम लोग इंजेक्ट करा दें 60 साल की बॉडी के अंदर। तो इससे होगा क्या कि जो बड़ा बूढ़ा आदमी है यह भी इस बीमारी से प्रॉपरली फाइट कर पाएगा और ये बच जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को यानी कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को दोस्तों सबसे पहले चाइना के अंदर किया गया था, जो 10 लोगों पे किया गया, जिसके 7 लोगों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले। तो इसलिए जो हमारा मेडिकल रिसर्च है दोस्तों, उसने भी इस बात की परमिशन दे दी है कि हमारे को इस प्लाज्मा थेरेपी को दोस्तों करना चाहिए। इससे दोस्तों बहुत ही अच्छे आउटकम देखने के लिए भी मिल रहे हैं। इस समय पे दिल्ली के अंदर भी एक पर्सन इस चीज़ से स्वस्थ हुआ है, बाकी और भी सारे मेजर आउटकम इससे देखने को मिल सकते हैं, ऐसा उम्मीद है भविष्य में। इसलिए दोस्तों जो हमारी इंडियन की जो मेडिकल टीम है वह दोस्तों प्रैक्टिस कर रही है इसको ट्रायल करने की, जिससे वह इसे फ्यूचर में प्रैक्टिकली कर सके। तो दोस्तों यह है पूरी खबर। चलो मैं अब आपको नोट्स पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, ये नोट्स हैं जिन्हें आप लोग पढ़ सकते हो, देख
देखते हैं नोट्स क्या हैं। जो भी मेरा हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं यहाँ पे जो इस क्लास को देख रहे हैं, वह बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में रखवा दिए हैं। तो अगर आप हिंदी भाषी हो तो बिल्कुल भी टेंशन इस बात की नहीं लीजिएगा कि यहाँ पे इंग्लिश में ही मैटर है, हिंदी मैटर नहीं है। हिंदी में इतना मैटर है ना मेरे पास कि आप लोग उस मैटर को भी ले नहीं पाओगे। समझ रहे मेरी बात? तो टेंशन नहीं लेना इस बात की। देखो अब क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द अपेक्स बॉडी फॉर मेडिकल रिसर्च इन इंडिया। देखो, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च सबसे अपेक्स बॉडी है, सबसे सुप्रीम बॉडी है मेडिकल रिसर्च के लिए। उसने इनवाइट किया है बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए कि वह आएँ और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल करें। अब इसका दोस्तों एम क्या है? तो इसका एम यही है कि हम लोग चाहते हैं इस थेरेपी का आउटकम देखना कि इस थेरेपी का कितना पॉजिटिव आउटकम है, जिससे कि हम इसको इंडिया के अंदर परमिशन दे पाएँ। अगर इसका पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है तब तो हम इसकी परमिशन देंगे ना। अगर इसका कोई अच्छा आउटकम ही नहीं देखने को मिलता तो हम इसकी परमिशन क्यों देंगे? अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में देखिए दोस्तों क्या है। जब भी किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन होता है कोविड-19 से, तो उसकी जो बॉडी होती है वह क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ के लिए। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बेसिकली दोस्तों सेक्रेट करती हैं इम्यून सेल्स के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट, जो कि हमारे किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर, जो कि पाए जाते हैं किसके अंदर पाई जाती हैं, प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ पे जब भी कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है कोविड-19 से तो उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ को क्यों प्रोड्यूस करती है? ताकि वह वायरस से फाइट करे। किससे फाइट करे? वायरस से। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये दोस्तों सेक्रेट की जाती हैं इम्यून सेल्स के द्वारा, और ये जो इम्यून सेल्स होती हैं ये पाई जाती हैं आपकी प्लाज्मा के अंदर, और इन इम्यून सेल्स को हम लोग बी लिम्फोसाइट्स भी कह देते हैं। इससे होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी बॉडी में इतनी सारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, यानी कि इतनी सारी इम्यून सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिससे वह ये जो बीमारी है उससे रिकवर हो जाता है, और जो भी वायरस आके बैठा है, जो पैथोजेंस आके बैठा है, वह उसे भगा देती हैं। अब देखो, द ह्यूमन ब्लड इज प्राइमरली मेड अप ऑफ 4 पार्ट। अब ह्यूमन ब्लड 4 पार्ट का बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, विच इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। ठीक है, सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आते हैं। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड की बात की है तो उसमें आपका प्लाज्मा आता है। सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको बायो में। प्लाज्मा हेल्प द ब्लड क्लॉट। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप पीछे जाके मेरी प्लेलिस्ट है बायो वाली, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें दोस्तों सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। अब क्या है कि प्लाज्मा हेल्प द ब्लड क्लॉट व्हेन नीडेड एंड सपोर्ट इम्यूनिटी। अब प्लाज्मा जो होता है यहाँ लिखा हुआ है कि प्लाज्मा ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है जब जरूरत होती है। कोवैलेंट प्लाज्मा रेफर टू द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट। अब कोवैलेंट प्लाज्मा किसे कहते हैं? देखो, वह पर्सन जो कि इस कोविड-19 नाम की बीमारी से लड़के आया उसका जो प्लाज्मा है उसे कहते हैं कोवैलेंट प्लाज्मा। ठीक है, वह पर्सन जो कि इस बीमारी से लड़के आया उसे हम कहते हैं, जो बीमारी से लड़के आया उसकी बॉडी का जो प्लाज्मा है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट प्लाज्मा। द आइडिया बिहाइंड कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी दैट सच इम्यूनिटी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ हेल्थी पर्सन टू अ सिक पर्सन यूजिंग ब्लड प्लाज्मा। अब देखो यहाँ पे होगा कि जैसे कि ब्लड डोनेट करते हैं इसी तरीके से क्या किया जाएगा, जो सिक पर्सन है जो कि इस कोविड-19 से फाइट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह भैया बूढ़ा हो चुका है, तो उसकी बॉडी जो है वह इनफ इम्यून सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उसकी बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन्हें दोस्तों इंजेक्ट करा देंगे, इतनी जो है उन्हें डाल देंगे इन प्लाज्मा के लिए, जिससे उसकी बॉडी के अंदर इम्यून सेल पहुंच पाए और वह सिक पर्सन जीत पाए। ठीक है, किससे? उस पर्सन की बॉडी से निकाल के प्लाज्मा डालेंगे जो कि दोस्तों विक्ट्री यानी कि जो फतेह हासिल करके आया कोरोना वायरस पे। इन प्लाज्मा थेरेपी द प्लाज्मा ऑफ पर्सन हु हैज रिकवर फ्रॉम कोविड-19 एंड दस हैज सफिशिएंट एंटीबॉडी टू फाइट द डिजीज। अब यहाँ कह रहे हैं कि वह पर्सन जो कि कोविड-19 से लड़के आया है, यानी कि भाई जो ठीक हो चुका है कोविड-19, तो सीधी सी बात है उसकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स है उनकी मात्रा अच्छी है, इसलिए वह उनसे लड़ पाया। यानी हम ट्रांसफर कर देंगे उस पर्सन के अंदर इस प्लाज्मा के लिए जो कि इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो चलो ये पूरा मुद्दा है, ये मैंने आपको समझा दिया। आज देखो सबसे पहले जो मुद्दा है आज जिसे हम बात करेंगे आपसे, यह एक मुद्दा है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। हमें इसके बारे में बात करनी है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो देखो ये क्या है, इसे मैं ब्रीफ कर देता हूँ 1 मिनट में। देखो आजकल जो हमारी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उसने भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया है। और इस कैंपेन को लॉन्च करने के पीछे जो आइडिया है वो ये है कि जितने बच्चे अभी इस लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं वह पढ़ पाएँ, यानी कि उनकी पढ़ाई के अंदर कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने भारत पढ़े ऑनलाइन
नाम का कैंपेन स्टार्ट किया था 10 अप्रैल सन 2020 को, जिससे कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई में किसी तरीके की बाधा न उत्पन्न हो। अभी को तो यह है पूरी न्यूज। इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में जानते हैं कि क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है रिसेंटली लॉन्च अ वीक लॉन्ग भारत पढ़े ऑनलाइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने एक लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम भारत पढ़े ऑनलाइन, जिसका कि दोस्तों मेन जो फंडा है, यानी कि जो मेन जिसका एम है वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है उसे इम्प्रूव किया जाए और इसे पहले से भी और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी पढ़ाई में दोस्तों एक फिर से कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाए। अब कैंपेन के बारे में जानते हैं। ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन का दोस्तों एम ये है कि भारत में जो भी अच्छे अच्छे ब्रेन्स हैं उनसे को दोस्तों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए और उनसे कुछ जो है वह आइडियाज़ लिए जाएं, जिससे ये इंश्योर हो सके कि किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी। इस दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव कराने के लिए आज से पहले भी कई सारे डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म चले हैं, जैसे कि सगुन है, स्वयं है, ऐसे काफ़ी सारे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ऐसे प्लेटफॉर्म को पहले लॉन्च कर चुका है। अब ये दोस्तों यहाँ पे जो टारगेट किया जा रहा है इस कैंपेन में, वह टीचर स्टूडेंट दोनों को ही टारगेट किया जा रहा है। सीधी सी बात है, अगर एक एजुकेशन कैंपेन है तो वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट ये दो ही लोग बहुत वाइबल होते हैं, बहुत मेन होते हैं, तो इन दोनों को तो टारगेट करना बनता ही है। अब देखो कैंपेन के हिसाब से जो स्टूडेंट जो कि करंटली स्कूलिंग में है, ठीक है, जो कि करंटली पढ़ रहे हैं कक्षा 10, 11, 12 में, या फिर जो यूजी पीजी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे लाना ही मेन मकसद है, जिनसे उनकी जो पढ़ाई है वह किसी भी तरीके से हिंडर्ड ना हो सके, अनहिंडर्ड चलती रहे। अगर हिंडर्ड होगी तो उनकी पढ़ाई के ऊपर एक स्टॉप लगेगा, जो कि एक यंग वंस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो यंग वन वाली जो स्टेज होती है एक ऐसी स्टेज होती है जिसपे बच्चे को डेली कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। अब देखो होगा क्या, इस प्लेटफॉर्म जो कि आपका हो गया सगुन है, स्वयं है, इनके ऊपर जितने बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उनसे यह जानना चाहती है कि आपको इसको चलाने में जो मेन दिक्कतें हैं वो क्या हो रही हैं, जिससे वह ये जान पाए कि हम लोग अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को किस तरीके से और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अब अगर हम लोग स्वयं की बात करें कि स्वयं क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, जिसमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही थी। वो बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट थे, स्वयं ऐप पर उनके लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया था। स्टूडेंट जो हैं कैन एक्सेस स्टडी मटेरियल इन फॉर्म ऑफ वीडियो। यहाँ पर जो दोस्तों स्टडी मटेरियल है भाई आपको लेक्चर की फॉर्म में मिल पाएगा, रीडिंग मटेरियल की फॉर्म में मिल पाएगा, किताब है इनकी फॉर्म मिल पाएगा, यहाँ आपको असेसमेंट भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे, और टीचर के साथ में ऑनलाइन डिस्कशन और डाउट सेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब अगर इस पोर्टल की बात करिए स्वयं, तो ये जो स्वयं पोर्टल है ये दोस्तों हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि एजुकेशन के लिए फेमस है उनके साथ में कनेक्ट है, जैसे कि AICTE हो गया, NCERT हो गया, IGNOU हो गया, UGC हो गया, NPTEL हो गया, NIOS हो गया, IMB, NITTIR हो गया, इनके साथ में दोस्तों क्या है ये कनेक्ट है, जिससे कि दोस्तों अपडेटेड और एक्सीलेंट क्वालिटी का मटेरियल बच्चों के लिए प्रोवाइड हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं सगुन के बारे में। ये सगुन क्या है, देखो सगुन दोस्तों क्या है, एक ऐसा ऑनलाइन जंक्शन बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा, जिसमें दोस्तों है क्या, जितने भी भारत के अंदर स्कूल हैं जो कि अंडर द गवर्नमेंट आते हैं उन सबको एक ही ऑनलाइन जंक्शन पे जोड़े जाने का प्रयास ही सगुन है। इससे होगा क्या कि हम लोग किसी भी स्कूल की उस पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पे क्या क्या रिजल्ट अभी तक रहा है, तो हम सगुन के ऊपर सारा का सारा जाके चेक कर सकते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशन से, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है आपका सगुन, जिससे कि होगा कि अगर सारे स्कूल एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होंगे तो जो भी उनका मटेरियल है
वह दोस्तों एक पोर्टल के ऊपर आ पाएगा और वहाँ पे जो बेस्ट कंटेंट होगा वह स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सगुन इज एन ऑनलाइन जंक्शन अंडर विच द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव लॉन्च सेवरल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे सगुन के ऊपर सारे स्टेट, सारी यूटीज के जो स्कूल हैं, जितने भी दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सबको जोड़ा जाएगा, जिससे और भी बेहतर ऑनलाइन एजुकेशन को इंडिया के अंदर बनाया जाए। क्योंकि सबके सब कनेक्ट होंगे तो सबका थोड़ा मोड़ा भी आइडिया लिया जाएगा और सबके एक आइडिया से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटिस्टिक एजुकेशन क्रिएट की जाएगी। क्योंकि एक आदमी जो नहीं कर सकता वह काम 10-15 आदमी मिलके आराम से कर सकते हैं। क्योंकि एक आदमी के दिमाग में उतने ही आइडिया आएंगे जितने उसके ब्रेन की, जिसके ब्रेन की लिमिटेशन। लेकिन 15 लोगों के दिमाग में एक आदमी के दिमाग से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया आएगा। द प्राइमरी एम ऑफ द सगुन इनिशिएटिव इज टू फैसिलिटेट बोथ टीचर एंड स्टूडेंट विद अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन इंटरेक्ट हाउएवर थ्रू डिजिटल मीडियम फॉर फर्दर लर्निंग। तो सगुन में वही है यार कि टीचरों और स्टूडेंटों के लिए ऑनलाइन लाया जाएगा, जिससे वे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए और ऑनलाइन एजुकेशन और भी अच्छी हो पाए। आप देखो सगुन शब्द का मतलब क्या है। सगुन में जो दोस्तों, जो आपका सगुन में दोस्तों जो सा है दैट स्टैंड फॉर साला, और जो आपका गुण है SHA है, इसका मतलब होता है दोस्तों आपका शाला मीन्स स्कूल। आपने सुना होगा पाठशाला, तो साला जो है वह है यहाँ पे स्कूल, और गुण का मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि जो स्कूल है उसकी क्वालिटी को हमारे को बढ़िया से इम्प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर देयर आर 3 लर्निंग प्लेटफॉर्म विच कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सगुन। अब सगुन के अंडर में दोस्तों 3 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आएंगे। पहला है NREOE, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट विजिटिंग NROR प्लेटफॉर्म विल गेट एन एक्सपोजर टू ई लाइब्रेरीज, ई बुक्स, ई कोर्सेज, चांस टू पार्टिसिपेट इन इवेंट ऑनलाइन एंड थीम बेस्ड एजुकेशन। तो वह स्टूडेंट जो कि इस NROR में दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए ई कोर्स मिल जाएगा, यानी कि बहुत सारे एजुकेशन के कोर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी किताब मिल जाएंगी, बहुत सारी लाइब्रेरी मिलेगी उसे, ई लाइब्रेरी, जिसमें वह एक्सेस कर पाए किताबों के लिए और पढ़ पाए। और बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट जो कि चलते रहते हैं जो थीम बेस्ड होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनमें भी पार्टिसिपेट कर पाएगा। In fact, there is a feature through which learning of student can be out to test through a assignment also। यहाँ पे बच्चों का टेस्ट भी लिया जा सकेगा। अब अगला है दीक्षा, नेशनल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर। दीक्षा पोर्टल जो है ये 1 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे टीचर्स और स्टडी मटेरियल्स दोनों के दोनों प्रोवाइड कराए जाएंगे बच्चों के लिए, इससे बच्चे पढ़ पाएँ। नेक्स्ट दोस्तों ई पाठशाला थ्रू दिस वेब पोर्टल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 12 विल बी एबल टू एक्सेस नो लेस देन 886 ऑडियोज। यहाँ पे आपको ये पाठशाला बच्चों के लिए 1886 ऑडियोज हैं, 2000 वीडियोस हैं, 696 ई बुक्स हैं, 504 बुक्स हैं। देखो उतना मटेरियल दिया जा रहा है जितना बच्चों के लिए पढ़ना नेसेसरी है, ठीक है, जितना बच्चों के लिए पढ़ना इनफ होता है, तो उतना जो मटेरियल है क्लास 10 से 12 तक के बच्चों को ई पाठशाला के ऊपर दोस्तों दिया जा रहा है। तो दिस इज द फुल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। थोड़ी सी और रहेगी, इसे भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात की जाए अदर प्लेटफॉर्म पे, तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी रन बाय UGC दैट हैज टाई विद अप्रोक्सीमेटली 55 स्कूल बोर्ड्स, 359 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 123 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड 260 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब देखो नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी जो है वह UGC के द्वारा दोस्तों चलाई जाएगी, जिसमें आपके 55 स्कूल आएंगे, 359 स्टेट यूनिवर्सिटी, 123 डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि 300 स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में है, 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 260 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर इट्स नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज में है, यह दोस्तों चलाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि दोस्तों नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। इसका काम है दोस्तों बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छा दोस्तों कंटेंट देना, नॉट जस्ट स्कूल स्टूडेंट बट आल्सो स्टूडेंट परस्यूइंग। और इसका दोस्तों इसमें खास बात यह है डिजिटल लाइब्रेरी में कि यहाँ पे 1 to 12 तक का ही फोकस नहीं किया गया है, यहाँ पे दोस्तों हायर एजुकेशन को भी टारगेट किया गया है, जैसे कि आपकी PhD हो गई। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। आई होप यहाँ तक आपको जो करंट अफेयर है वह सारा का सारा समझ में आया होगा। अब जो हमारा दोस्तों आज का जो नेक्स्ट करंट अफेयर है यह है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज द ग्रेट डिप्रेशन 1999 कोविड-19 इम्पैक्ट। देखो काफ़ी सारे आर्टिकल द हिंदू में ऐसे निकले हुए हैं जिनमें दोस्तों 1929 की जो महामंदी थी उसे कंपेयर किया जा रहा है कोविड-19 के साथ में। तो पहले तो आप जान लो जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका 1929 था वो था क्या, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे ये बात कि कोविड-19 से इसका रिलेशन किस तरीके से है। देखो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका जो कि 1929 में आया,
इसके पीछे दोस्तों एक मूल कारण था, वह था अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था उसका एक साथ धड़ाम से गिर जाना। हुआ क्या कि जो स्टॉक मार्केट था अमेरिका का वह एक साथ धड़ाम से गिरा। जब स्टॉक मार्केट एक साथ धड़ाम से गिरता है 1929 में, तो वहाँ पे जो दोस्तों डिमांड होती है गुड्स की वह अचानक से कम हो जाती है 45%। सीधी सी बात है, अगर स्टॉक मार्केट का प्राइस दोस्तों घटता है तो इससे जो गुड्स होते हैं, जो खाद्य सामग्री या जो और भी गुड्स होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं हमारी पर्टिकुलर टेरिटोरियल के अंदर, उन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरीके का एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला अमेरिका में, जिसमें जो 45% जो गुड थे उनका जो बिक्री था यह दोस्तों अफेक्ट हुआ। यानी कि पहले अगर 100 माल बिक रहा था तो अब उनका बिका मात्र 55 माल, 45 माल नहीं बिका। यानी जो 45% जो चीज़ें थी वह नहीं बिकी कंपेरिजन टू द नॉर्मल सिचुएशन। अब जब 45% चीज़ें नहीं बिकी तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन था वह एक साथ ठप हो गया। जब प्रोडक्शन ठप हुआ तो हुआ क्या कि इस बात को 1930 ने और हवा दी। 1930 में अमेरिका में सूखा पड़ा और इतना ज़्यादा सूखा पड़ा कि वहाँ के जो लोग थे अमेरिका के, वह हड़बड़ाहट में बैंकों से जाकर अपना पैसा उल्टे सीधे तरीके से निकालने लगे, जिससे अमेरिका की हजारों बैंक दिवालिया हो गई। इसी दिवालिया होने की वजह से अमेरिका के अंदर महामंदी दर्ज की गई। अमेरिका उस समय विश्व की महाशक्ति था, उसका जो लेन देन था वह पूरे विश्व के साथ था। इसी वजह से इसी महामंदी का पूरे विश्व के ऊपर भी एक विराट स्वरूप देखने के लिए मिला। एक विराट स्वरूप जो है वह देखने के लिए मिला। उसका इस समय ब्रिटिश इंडिया पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश जो था वह भी इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। उसने इस प्रभाव को रिकवर करने के लिए हमारे इंडिया में जो गुड्स वो बेचता था उसे बहुत महंगा कर दिया गया, जिससे उस लॉस को कवर किया जा सके। ठीक है, तो ये था डिप्रेशन 1929। चलो हम लोग डिटेल से समझते हैं कि न्यूज क्या है। वर्ल्ड इज विटनेसिंग ग्लोबल क्राइसिस ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 विच इज रिमाइंड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन 1929। देखो जिस तरीके का अभी माहौल बन रखा है ये लोगों के लिए आज रिमाइंड करा रहा है ग्रेट डिप्रेशन 1929 का। मैंने आपको कुछ दिन पहले लेक्चर में बताया कि जो ऑयल है इसका प्राइस -$14 पर बैरल आ चुका है, न्यूयॉर्क में जो रिपोर्ट किया गया है। ये मतलब हिस्ट्री में इतना ज़्यादा कभी ऑयल नीचे नहीं आया। तो सीधी बात है कि हमारे को सिग्नल मिल रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के, जैसा इकोनॉमिक क्राइसिस हमें ग्रेट डिप्रेशन 1929 में देखने के लिए मिला था। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, द एनालिसिस बाय द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड सोशल अफेयर्स, एक एनालिसिस की गई है जो कि यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। उसने कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक इज डिस्टर्बिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये कह रहा है, ये जो दोस्तों जो डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश जो माल भेजा जाता है उसका जो पूरा जो चेन है वह ठप हो चुका है। कोविड-19 की वजह से आप जानते हैं डिमांड में बहुत कमी दर्ज की गई है। इसी कमी दर्ज की जाने के कारण से डिमांड बहुत कम आ रही है, तो लोग अभी गड़बड़ाहट में चीज़ों को इतना ज़्यादा खरीद भी नहीं रहे हैं। खरीद नहीं रहे हैं तो उससे डिमांड कम आ रही है, डिमांड कम आ रही है तो उससे रिसेशन आएगा। आप लोग इतना अच्छे समझते हो, ठीक है। अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो रिसेशन यानी कि मंदी आने के पूरे आसार होते हैं। अब यहाँ पे लाइन कह रहे हैं कि इस कोविड-19 की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कि जितना माल एक देश से दूसरे जाता था वह अब नहीं जा रहा है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड पर भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सारा देश अभी जो रॉ मटेरियल्स है या जो सामान लेता था उसे अब वह नहीं ले रहा है। उसका पूरा फोकस अभी अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने पे वह पूरा पैसा खर्च कर रहा है। द वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रेडिक्टेड डिक्लाइन इज एक्सप्लेन बाय द अनप्रेडिक्टेड नेचर ऑफ द हेल्थ क्राइसिस एंड अनसर्टेनिटी अराउंड इट प्रेस इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब देखो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ऐसा होने के पीछे वह ये है कि जो कोविड-19 जो है वह कम ख़त्म होगा जाके, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर हमारे को पता होता कि भाई कोविड-19 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा
तो हमारे इंडिया वाले क्या करते हैं भाई, देख लेते हैं कि हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट है उनका 3 महीने तक का इंतजाम है ऐसा, चौथे महीने से सप्लाई के लिए कंटिन्यू कराते हैं। लेकिन आज हमारे को पता ही नहीं कि कितने दिनों में जाएगा, तो हम लोग अभी जो चीज़ों को खरीदते हैं उनको हमने स्टॉप कर दिया है, और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने पे हमारा 99.9% ध्यान है। एस्टीमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिकवरी इंटू 2021 आर इक्वली अनसर्टेन। अब पता नहीं है यार कि ये जो रिकवरी है, ये जो जितना घाटा हो रहा है, इसका रिकवरी 2021 में भी होगा कि नहीं होगा। विद आउटकम्स डिसेंडिंग लार्जली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द आउटब्रेक एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसी रिस्पॉन्सेज। अभी जो पूरा मैटर ये डिपेंड करता है कि जो पॉलिसीज अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जा रही हैं, इसको कंट्रोल करने में वह कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्स कर पाती है, यानी कि कितनी ज़्यादा वह कारगर साबित होती हैं। एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिकवरी 2020, अच्छा बढ़ा दिया। द मार्केट क्रैश ऑफ 1929 एंड द 2020 इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय कोरोना वायरस एपिडेमिक आर बीइंग कंपेयर्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली नाउअडेज। ये जो महामंदी थी 1929 की, आज हम लोग उसे कंपेयर कर रहे हैं कोरोना वायरस से। लुकिंग एट द डैमेज इट हैज़ कॉज सो फार एंड विल लाइकली कॉज इन द इकोनॉमी बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई गई है इस महामंदी की कोरोना वायरस के साथ में सिमिलरिटी। द 1929 इकोनॉमिक क्राइसिस वॉज ट्रिगर्ड बाय स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन। मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से स्टॉक मार्केट का एक साथ दाम नीचे चला गया, दाम नीचे गया, डिमांड नीचे गई, डिमांड नीचे गई। 1930 में इसको दोस्तों जो सूखा पड़ा अमेरिका ने, उसने इसको और हवा दे दी, बैंक के दिवालिया हो गए, तो जिससे जितनी जो कंट्री कनेक्ट करते थे अमेरिका से, वह सबके सब पे फर्क पड़ा। तो अगर बात की जाए की सिमिलैरिटीज़ की महामंदी की और कोरोना वायरस की, तो पहली सिमिलैरिटी दोस्तों, पहली जो सिमिलैरिटी है वो दोस्तों हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है कि 1929 का जो क्राइसिस आया था वह आया था मार्केट स्पेकुलेशन की वजह से, while the region underlying the current crisis in fact that is war face to face with a freeze in the economy due to coronavirus pandemic। अब देखो यहाँ इस लाइन में कहा जा रहा है कि दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है महामंदी 1929 की और कोरोना वायरस, उसमें यह है कि इन दोनों का जो सबसे बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है वह मिल रहा है इकोनॉमी के ऊपर। दूसरा है देयर वाज अ सिचुएशन बोथ द 1929 एंड 2020 कोरोना वायरस क्राइसिस दैट हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन वर्कर्स। अच्छा, दोनों में एक सिमिलैरिटी और भी है कि इन दोनों का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा गरीब वर्ग के ऊपर। द टू क्राइसिस आर नॉट ओनली इकोनॉमिक बट दे रेदर स्टैंड एज सोशल। अच्छा, ये जो क्राइसिस है ना, ये आपके इकोनॉमिक की तो है ही है, इम्पैक्ट इनका इकोनॉमिक तो है ही है, साथों साथ इनका सोशल बहुत बड़ा दोस्तों, सोशल बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप लोग देख रहे हो किस तरीके से गरीब आदमी इसमें परेशान है। हमारी जो सोशल लाइफ है यही पूरी चेंज हो जाएगी। हम लोग किसी से अगर आगे हाथ भी मिलाएंगे तो डरा करेंगे। तो इन दोनों के दोनों से ही होगा क्या कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ना देखते हुए हमारे को सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल मैटर्स भी यहाँ पे उभर के आए थे, चाहे वो आपका 1929 की महामंदी हो, चाहे आपका ये हो कोरोना वायरस। इन द इवेंट दैट द कोरोना वायरस एपिडेमिक इज प्रोलॉन्ग्ड इट अपीयर्स द अनएम्प्लॉयमेंट इशू विल बी मोर सीरियस मैटर इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डोमेन। अब देखो जिस तरीके से महामंदी आई तो अनएम्प्लॉयमेंट हर्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वह हर्ट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से भी दोस्तों हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रही है। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस झेलेगी, यानी कि जब कंपनियों को लॉस होगा, तो वह करेंगी क्या, सबसे पहले अपनी फैक्ट्री में वर्कर को निकालना स्टार्ट कर देंगी, जिससे वह प्रॉफिट में आ पाए लॉस से। तो वर्कर जब निकलेगा तो सीधी सी बात है उस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आना निश्चित है। श्रिंक इन डिमांड, अब देखो दोनों ही कंडीशन में डिमांड में श्रिंक हुई थी। कोविड-19 में भी देखा जा रहा है कि डिमांड में श्रिंकनेस हो चुकी है, यानी कि डिमांड उतनी नहीं आ रही जितनी पहले थी। एंड इट इज क्वेश्चन फॉर बोथ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड 2020 कोरोना क्राइसिस इन एडिशन टू द इंटरेस्ट रेट कट मेड बाय सेंट्रल बैंक टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, होता क्या है कि जब भी किसी देश में महामंदी आती है तो वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होती है ये लोन को सस्ते में प्रोवाइड कराती है बैंकिंग के द्वारा। अब जब लोन सस्ते में प्रोवाइड होगा बैंकिंग के द्वारा तो इससे लोग प्रोत्साहित होते हैं लोन को लेने के लिए, और वह लोन लेते हैं, जिससे भी जो लोन लिया जाता है उससे कोई मकान लेता है, कोई मकान लेता है, कोई मोबाइल लेता है, कोई लैपटॉप लेता है, कोई कुछ लेता है। इन चीज़ों को लेने से होता क्या है कि मार्केट के अंदर पैसा आता है, और मार्केट के अंदर जब पैसा आता है तो जो मंदी होती है वह दूर होती है, क्योंकि अब लोगों के हाथ में पैसा है
तो उससे लोग क्या करेंगे, खरीदी करेंगे तो इकोनॉमिक साइकिल फिर से कंटिन्यू हो पाएगी। इन एडिशन टू द इंटरेस्ट रेट कट मेड बाय सेंट्रल बैंक, अब इंटरेस्ट रेट कट कर दी सेंट्रल बैंक टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिएक्टिवेट द बिजनेस वर्ल्ड फिस्कल पॉलिसी दैट इनकरेज रिक्रूटमेंट आल्सो सेविंग। ठीक है, तो वही मुद्दा है पूरा। थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ द 1929 इकोनॉमिक क्राइसिस एंड 2020 कोरोना वायरस क्राइसिस वर इनिशियली ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्री दैट अफेक्ट। देखो एक सिमिलरिटी ये भी है, आप देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट पड़ा है वह ऐसे नेशन पे पड़ा है जो डेवलप है। ठीक है, और जो क्राइसिस हुआ था आपका 1929 का, इसका भी सबसे जो भयंकर जो इम्पैक्ट था वह पड़ा था डेवलप कंट्रीज के ऊपर। अब दोनों में बात की जाए डिसिमिलरिटीज की, तो डिसिमिलरिटी दोनों में क्या है ये भी आप जान लीजिए। पहली है द 1929 इकोनॉमिक क्राइसिस हैड स्टार्टेड विद स्टॉक मार्केट। अब देखो 1929 का जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम था यह स्टार्ट हुआ स्टॉक मार्केट की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है पूरा का पूरा मैटर यह है एक वायरस की वजह से। तो अभी जो आर्थिक मंदी आ रखी है यह आ रखी है वायरस की वजह से 1929 में आई थी स्टॉक मार्केट की वजह से। इन द 1929 क्राइसिस द वर्ल्ड इज यूनाइटेड एंड फॉर्म इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखो 1929 जब क्राइसिस था तो हमारा जो दुनिया था वह पूरा यूनाइटेड था अंडर द गाइडेंस ऑफ IMF एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। लेकिन अभी हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, इस कोरोना वायरस में पूरा कंट्री जो है वह अंडर एक इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नहीं है। ठीक है, माने कि इस कोरोना वायरस के लिए एक अलग से कोई इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया हो वह अलग अलग कंट्रीज के लिए गाइड करे। तो हमारे पास एक ऐसा एडवांस इंस्टीट्यूशन नहीं है जैसा कि हमारे को 1929 के बाद देखने को मिला। 2 इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए जिससे कि फ्यूचर में इस तरीके की समस्या कभी उत्पन्न ना हो पाए। हाउएवर इन द कोरोना इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2020 कंट्रीज हैव इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब कोरोना में मैंने आपको बताया ना कि कोई भी एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो पूरी की पूरी चीज़ों को रेगुलेट करे। यहाँ पे सारी कंट्री अपनी मनमाना कर रही हैं। वाइल द एपिडेमिक इज ग्लोबल, लेकिन जो एपिडेमिक है वह कैसा है, ग्लोबल एपिडेमिक है। ठीक है, लेकिन हर कंट्री अपने स्तर पे इस फाइट से लड़ रही है, इससे लड़ने की कोशिश कर रही है। द मेजर टेकन टू बी फाइट द वायरस एंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट हैज कॉज आर ऑन अ डोमेस्टिक स्केल। अब इसकी ऐसी जो प्रॉब्लम है आप जानते हो डोमेस्टिक स्केल पे देखने के लिए मिल ही रही है। वाइल इट वॉज shrinking deemed that stood out in 1929 crisis, the shrinking demand as well as the drop in demand for fuel, while process plumbing worldwide and the global energy was what that heated up after the stock appeared as a serious consequences of the epidemic। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो भैया एपिडेमिक आया था 1929 का, इसकी वजह से दोस्तों डिमांड में बहुत श्रिंक हुआ, तेल की जो खपत थी उसमें कमी आई, फ्यूल की खपतों में कमी आई, वर्ल्ड वाइड हमारे को ग्लोबल एनर्जी में भी खपत कम देखने के लिए मिली। इसी तरीके की चीज़ें कोविड-19 में भी देखने के लिए मिल रही हैं। अब इसे देखो और कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन क्या है, मैनी कंट्री आर करंटली टेकिंग मेजर्स टू अवॉइड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर इकोनॉमी फॉलोइंग द कोरोना एपिडेमिक। देखो बहुत सारे देश इस समय पे इस चक्कर में लगे हुए हैं कि जो इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का उसे वह किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकें। इवन अमेरिका में 1/3 केसेस हैं कोरोना वायरस के, तब भी उसने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को काफ़ी सारे शहरों में अभी कंटिन्यू रखा है। सेंट्रल बैंक आर स्ट्रगलिंग। अब सेंट्रल बैंक यहाँ पे कोशिश करनी है अलग अलग प्रकार से। वह लोगों को लोन सस्ता दे रही है जिससे कि लोग आए और लोन लें और चीज़ों को खरीदें जिससे इकोनॉमी में पैसा आए और लोगों के हाथ में फिर से पैसा आए जिससे इकोनॉमी फिर से चल सके। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने एसेट को बेच रही है। एसेट को बेचने से जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वह अपनी जगह जमीन और बहुत सारे तरीके के एसेट होते हैं इकोनॉमी बढ़ाऊंगा उन्हें बेच रही है, जिससे कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वह उसे मार्केट के अंदर इन्फ्यूज कर रही है, मार्केट के अंदर लगा रही है, जिससे मार्केट के अंदर पैसा आए और मार्केट पहले की तरह फिर से खड़ी हो पाए। The immediate goal is to bring the pandemic under control and mitigate the economic damage to people, companies and countries a rapid virus event is possible। अब इतना सब कुछ जो किया जा रहा है उसके पीछे का एक कारण है वो कि ये है कि इसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं उन्हें मिटिगेट किया जा सके, उन्हें खत्म करा जा सके और जो भी इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे उसे हम दोस्तों खत्म कर सकें। डिसीजन दैट आर टेकन नाउ विल डिटरमाइन द फ्यूचर शेप ऑफ द रिकवरी एंड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन नीड टू बी लेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल सस्टेनेबल इंक्लूसिव रिकवरी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो कंट्री जो
डिसीजन इस समय पे ले रही हैं, ये फ्यूचर में डिसाइड करेंगे कि कौन कितनी जल्दी इस एपिडेमिक से उभर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज द एनालिसिस ऑफ द होल टॉपिक। तो चलो आज मैंने आपको कुल मिला के 3 टॉपिक कराए हैं। ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है, इन्हें ध्यान से एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखो, फिर भी समस्या हो तो मेरे से पूछ लो। ओके, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको पूरा जो पढ़ाया है इसके नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हिंदी में नोट चाहिए तो उसके लिए सारी क्लास टेलीग्राम को ज्वाइन करो।